नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है प्रतिस्पर्धा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं राहुल शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को विदित है, हमने विद्वान बैच के अंतर्गत अपने पहले चैप्टर को शुरुआत करी थी जिसका नाम था भारत का संवैधानिक विकास। और आज उसी चैप्टर के अंतर्गत हमने कल 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हमने पढ़ लिया था। और आज मैं जो कल पढ़ा था उसको रिवाइज आप लोगों के लिए कर देता हूं थोड़ा सा, जिससे आप लोगों को एक आइडिया आ जाए कि बेसिकली क्या था उस चैप्टर में। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। के रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने आपको बताया था भारत के संवैधानिक विकास की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। रेगुलेटिंग एक्ट मैंने आपको बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा समय समय पर अनेक अधिनियम जारी किए गए। इन अधिनियमों की श्रृंखला में अगर अपन देखें, पहला अधिनियम कौन सा है बच्चों? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की, जहां अपन कहें कि ब्रिटिश का संसदीय नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर स्थापित हुआ था। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य हुए जिनके बारे में जो है, सबसे पहला कार्य तो क्या हुआ इसमें? देखो, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में मूल रूप से व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन तत्कालीन भारत की अगर अपन राजनीतिक परिस्थितियों को देखें, मुगल काल की समाप्ति की ओर जो है जा रहा था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगल काल का टैगलाइन शुरू होता है और इसके बाद में भारत में कोई केंद्रीय सत्ता अगर अपन कहें तो वो नहीं थी। अब केंद्रीय सत्ता की अगर अनुपस्थिति है तो उसमें जो विदेशी ताकतें हैं वो अपना कहीं ना कहीं प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, तो इस कंपनी के दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये था कि हम इसमें यहाँ पर राजनीतिक कार्यों में भी हस्तक्षेप करके और कहीं ना कहीं शासन के ऊपर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत कंपनी दो तरह के कार्य कर रही थी। पहला जो कार्य कंपनी कर रही थी वो थे व्यापारिक कार्य, जिस इन कार्यों के लिए ही कंपनी का भारत में आगमन हुआ था। व्यापारिक कार्य जो वैधानिक रूप से कर रही थी, यानी कि वैलिड कार्य है, वैलिड कार्य। और कंपनी इसी के साथ साथ भारत में दूसरा कार्य भी कर रही है। वो दूसरा कार्य क्या कर रही है? अवैध रूप से राजनीतिक कार्य। कौन सा कार्य कर रही है बच्चों? राजनीतिक कार्य। ये कंपनी अवैध रूप से कर रही है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक कार्यों और राजनीतिक कार्यों को वैधानिक अनुमति दी गई। कौन सी अनुमति? वैधानिक अनुमति, यानी कि कानूनी रूप से इन कार्यों को वैध घोषित कर दिया गया ब्रिटिश संसद के द्वारा कि भाई ये जो आप कार्य कर रहे हो ये दोनों कार्य वैधानिक हैं, वैधानिक रूप से कार्य सही है। ऐसा क्यों किया? देखो, इसके पीछे जो मूल कारण है, क्योंकि आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के मध्य जो एक अनुबंध पत्र जो है साइन हुआ था, उस अनुबंध पत्र में क्या कहा गया था बेसिकली कि उसमें यह था कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में कार्य करेगी उसमें ब्रिटिश संसद का या ब्रिटिश क्राउन का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और अब धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट भी ये चाहती थी कि भाई किसी तरह हम भी जो है, जब उन्होंने देखा कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में अवैध तरीके से राजनीतिक कार्य भी कर रही है, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट के दिमाग में भी ये था कि हम किसी तरह से धीरे धीरे अब ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करें धीरे धीरे, और ईस्ट इंडिया कंपनी को कमजोर करें और धीरे धीरे जो भी इससे संबंधित जितने भी राजनीतिक और प्रशासनिक चीजें हैं उनके ऊपर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो। यानी कि आसान भाषा में कहें तो ईस्ट इंडिया कंपनी को तो कमजोर करने की कोशिश करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट, और कहीं ना कहीं अपना जो आधिपत्य है वो भारत पर स्थापित करने की कोशिश जो है लगातार ब्रिटिश गवर्नमेंट अब करेगी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पता है कि अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की माली हालत खराब होने के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार के सामने घुटने टेके, और यहीं से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये मौका मिला कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित कर सके। इसी कड़ी में लगातार ब्रिटिश गवर्नमेंट
नए नए अधिनियम जारी करेगी। और इन्हीं अधिनियमों की श्रृंखला में हमने पहला अधिनियम पढ़ा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ये जो कंपनी के ऊपर संसदीय नियंत्रण है उसकी दिशा में पहला प्रयास हम इसे कह सकते हैं। यानी कि आगे चल करके भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी यही कार्य करना है कि भारत पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना है। इसलिए ही तो उसने कंपनी के राजनीतिक कार्यों को भी वैधानिक अनुमति प्रदान कर दी। क्यों? क्योंकि हमें पता है आगे चल के ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी यही कार्य करना है, उसे भी भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करना है और धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है उसको कमजोर करना है। और आगे जाकर के आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों, 1857 की क्रांति होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध। और इस प्रकार से जब ये क्रांति होती है, इसके बाद में जो ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया की इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को एक घोषणा होती है जिसे हम कहते हैं इलाहाबाद घोषणा। और इलाहाबाद घोषणा के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है और भारत पर ताज के शासन की शुरुआत होती है। ताज के शासन का मतलब क्या है कि जो है महारानी विक्टोरिया के शासन की शुरुआत होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि कंपनी के इस अधिनियम के द्वारा पहला कार्य क्या हुआ, कंपनी के व्यापारिक कार्यों और राजनीतिक कार्यों को वैधानिक अनुमति प्रदान कर दी गई। नंबर दूसरी बात, इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की शुरुआत। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि भाई हमें पता है कि भाई उस समय भारत में 3 प्रेसिडेंसी थी। 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी? एक तो कलकत्ता, यानी जिसे बंगाल प्रेसिडेंसी कहें, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, इन तीनों जगहों पर बैठते थे गवर्नर। कौन बैठेंगे भाई? गवर्नर। कलकत्ता में भी गवर्नर, बंगाल का भी गवर्नर, बम्बई का भी गवर्नर और मद्रास का भी गवर्नर। अब इस अधिनियम के द्वारा फिर आप कहोगे सर ये तो 3 जगह है शासन व्यवस्था, तो हम इसे केंद्रीकृत कैसे कहेंगे? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं बता देता हूँ कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। यानी कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। और बाकी 2 गवर्नर हो रहे हैं कहां कहां के? मद्रास व बंबई। मद्रास व बंबई के गवर्नरों को इस गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। बंबई के गवर्नरों को गवर्नर जनरल, जी लिख दूंगा मैं इसको शॉर्ट में, गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। दोबारा देख लो प्यारे विद्यार्थियों, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। और बाकी जो मद्रास और बंबई के गवर्नर हैं इनको गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इसका मतलब 3 जगह से हटा करके हमने शक्ति का केंद्रण कहाँ कर दिया? केवल एक जगह, बंगाल में। और बंगाल के गवर्नर को हमने बंगाल का क्या बना दिया? गवर्नर जनरल। अब सवाल आता है साहब, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गए तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन है? तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो हमें क्या आ जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ये बंगाल के पहले क्या हैं? गवर्नर जनरल। तो प्यारे विद्यार्थियों, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स। और दूसरा काम क्या हुआ कि भाई बंबई और मद्रास के जो गवर्नर हैं इन दोनों गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इसका मतलब शक्ति को केंद्रीकृत कर दिया गया एक ही स्थान पर, बंगाल में। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। अब तीसरा कार्य क्या हुआ वो देखिए। अब
तीसरा कार्य हमने क्या किया? तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में क्या है? पहले पॉइंट में हमने क्या किया कि कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य जो है, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य, दूसरी तरफ है व्यापारिक कार्य। तो कंपनी के व्यापारिक कार्यों को और राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को वैधानिक मान्यता दे दी गई। दूसरा कार्य क्या हुआ कि भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। इसके तहत हमने क्या किया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और बाकी जो दो गवर्नर हैं, कौन कौन से? बंबई और मद्रास के गवर्नरों को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इसका मतलब क्या है प्यारे विद्यार्थियों कि भारत में किसकी व्यवस्था शुरू हो गई? केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी है। तीसरा पॉइंट क्या किया हमने? तीसरा, गवर्नर जनरल की चार सदस्य कार्यकारिणी परिषद का गठन हुआ। जिसमें कितने सदस्य थे? 4। क्यों? क्योंकि हमें पता लग गया कि भाई पहले तो गवर्नर को केवल बंगाल का प्रशासन देखना होता था, लेकिन अब उसे बंगाल के साथ साथ मद्रास और बंबई का प्रशासन का भी कार्य देखना है। तो अकेला आदमी ये कार्य नहीं कर सकता, तो उसको कार्यों में सहयोग देने के लिए कार्यकारिणी परिषद का गठन कर दिया गया। अब इस कार्यकारिणी परिषद में कितने सदस्य थे? 4। तो गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन इस अधिनियम के द्वारा कर दिया गया। अगला पॉइंट नंबर 4, भारत में न्याय व्यवस्था की शुरुआत करने के लिए हमें, भारत के लोग निरंतर ये मांग कर रहे थे, भाई भारत में एक न्यायालय की स्थापना, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होनी चाहिए ताकि भारत में न्याय का कार्य सुचारू रूप से हो सके। तो इसके लिए क्या किया? कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एपेक्स न्यायालय का ध्यान रखना है। कौन सा न्यायालय? एपेक्स न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। प्यारे विद्यार्थियों, सर्वोच्च न्यायालय का नाम क्या है? इसका एपेक्स न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, एपेक्स न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने, पहले चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश जो बने, मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम था एलिजा एमपी। तो एपेक्स न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? एलिजा एमपी। अब ये तो क्या है, भारत के लिए सर्वोच्च न्यायालय हो गया। अगर कोई आदमी इस न्यायालय के निर्णयों से असंतुष्ट है, अगर इसके निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो उसे अपील करनी पड़ती थी प्रिवी काउंसिल ब्रिटेन में, प्रिवी काउंसिल। तो ये ध्यान रखना, अगर कोई आदमी इस न्यायालय के निर्णयों से संतुष्ट नहीं है तो उसे फिर प्रिवी काउंसिल ब्रिटेन में अपील करनी होती थी। तो इस चीज का ध्यान रखिए। इसमें मैंने क्या क्या बताया आपको कि पहली चीज तो क्या बताई, गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल को एक ही प्रेसिडेंसी का कार्य नहीं देखना, अब उसे 3 का कार्य देखना है। तो इसका मतलब उसका कार्य क्षेत्र बड़ा हो गया। क्या एक आदमी उस कार्य क्षेत्र के लिए पर्याप्त है? नहीं, कार्य क्षेत्र बड़ा हो गया। इसका मतलब अब अनेक आदमियों की आवश्यकता है, उसको कार्यों में सहयोग देने के लिए कुछ आदमी चाहिए। तो कितने सदस्यीय कार्यकारी परिषद बन गई? 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद। अगला कार्य क्या हुआ? कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एपेक्स न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? एलिजा एमपी। अगर कोई आदमी एपेक्स न्यायालय, कोई व्यक्ति एपेक्स न्यायालय के निर्णयों से संतुष्ट नहीं है तो उच्चतर अपील करने के लिए उसे जो सही जगह है वो क्या है? प्रिवी काउंसिल। तो उसे प्रिवी काउंसिल ब्रिटेन में अपील करनी होगी। तो ये ध्यान रखना, ये सारे प्रावधान कौन से नियम के? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के।
अब मैं आपको थोड़ा सीमित में एक बार पुनः शॉर्ट में इस पूरे अधिनियम को ब्रीफ में आपको कंसाइज करके मैं रिवीजन करवा देता हूँ। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वो है जहां से भारत के संवैधानिक विकास की शुरुआत होती है, पहली बात। नंबर दूसरी बात क्या है कि इसके द्वारा भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। हम कैसे कह सकते हैं भारत में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई? तो हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं कि तत्कालीन भारत में 3 प्रेसिडेंसी हैं, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। तीनों प्रेसिडेंसियों में गवर्नर बैठते थे और तीनों प्रेसिडेंसियों के कार्य अलग अलग थे। लेकिन अब केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का मतलब है 3 जगह से शक्तियों का केंद्रीकरण एक जगह करना। तो इसके लिए हमने क्या किया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। अब बंगाल का गवर्नर जनरल बन गए तो अब ये सवाल उठता है कि सब बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, तो ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। अब बाकी जो 2 प्रेसिडेंसी हैं, कलकत्ता में तो है ही, मद्रास और बंबई। अब मद्रास और बंबई के जो है आपके जो गवर्नर्स हैं, तो कलकत्ता और बंबई और मद्रास के जो गवर्नर हैं, इनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी कि इन दोनों गवर्नरों को गवर्नर जनरल के अधीन लिया है। इसका मतलब शक्तियों का केंद्रीकरण कर दिया हमने। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की शुरुआत हो गई। अब तीसरा पॉइंट क्या आता है? अब तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्राइमरी कार्य था भारत में, वो कार्य था व्यापार का। लेकिन भारत की परिस्थितियों को देखते हुए उसने राजनीतिक कार्यों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप में भी वो सक्रिय हो गई। अतः अब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि पहले जो व्यापारिक कार्य है ये तो वैध तरीके से कर रही है, क्योंकि कंपनी ये कार्य करने के लिए भारत में आई थी। लेकिन जो राजनीतिक कार्य कर रही है ये कहीं ना कहीं अवैध है। तो इस एक्ट के द्वारा कंपनी के दोनों कार्यों को, कौन कौन से, व्यापारिक कार्यों और राजनीतिक कार्यों को वैधानिक अनुमति दी गई। यानी कि आप ये दोनों कार्य कर सकते हो। अगला पॉइंट क्या है? इसमें गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन, क्योंकि गवर्नर जनरल का कार्य क्षेत्र बड़ा हो गया, तीनों प्रेसिडेंसियों का उससे कार्यभार देखना है, तो इसलिए उसको प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करने के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। अगला पॉइंट क्या है? कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एपेक्स न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इस सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एमपी। अगर कोई नागरिक इसके निर्णयों से असंतुष्ट है तो उसे प्रिवी काउंसिल ब्रिटेन में अपील करनी होती थी। ये हो गया अपना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से हमें एक चीज का ध्यान रखना है, भारत के संवैधानिक विकास की शुरुआत कहाँ से होती है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जो अगला अधिनियम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। पीट्स इंडिया एक्ट। का पीट्स इंडिया एक्ट। देखो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां रही, इन कमियों को दूर किया गया 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये पीट्स क्या है? तो भाई तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम था पीट्स द यंगर। पीट्स द यंगर। तो पीट्स द यंगर कौन है? तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री। कौन है? तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री। पीट्स द यंगर। पीट्स द यंगर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये संसदीय एक्ट है, यानी कि ब्रिटिश संसद द्वारा जारी किया गया है। तो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम क्या है? पीट्स द यंगर, और इन्हीं के नाम पर इस एक्ट का नाम है 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। देखो प्यारे विद्यार्थियों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रही उन कमियों को दुरुस्त किया गया 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट में।
देखो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमें एक चीज का ध्यान रखना है, कंपनी के व्यापारिक कार्यों पर नियंत्रण करने स्थापित करने के लिए वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया था ब्रिटिश ताज ने, ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश महारानी ने। अब ये व्यापारिक कार्यों पर नियंत्रण का कार्य तो वहां हो गया था। अब आता है राजनीतिक कार्यों पर, तो राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण के लिए वहां पर कोई प्रयास नहीं किया गया था। तो अब जो राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण के लिए वहां कोई कार्य नहीं हुआ, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में हम क्या करेंगे? उस कमी को दुरुस्त करेंगे, यहाँ उसके लिए प्रावधान करेंगे। तो सबसे पहला कार्य तो क्या हुआ इसमें कि कंपनी जो दो कार्य कर रही है, व्यापारिक कार्य कर रही है और राजनीतिक कार्य कर रही है, उनको वैधानिक मान्यता तो देगी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। लेकिन यहाँ पर कंपनी के व्यापारिक कार्यों को और राजनीतिक कार्यों को दोनों को पूर्णतः पृथक कर दिया गया, यानी कि कंपनी के राजनीतिक कार्यों को अलग डिफाइन कर दिया गया और कंपनी के व्यापारिक कार्यों को अलग डिफाइन कर दिया गया। तो इसमें पहला कार्य तो क्या हुआ? नंबर 1, कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक कार्यों को, व्यापारिक व राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया, कार्यों को पृथक कर दिया गया, पृथक कर दिया गया। नंबर 1 बात। नंबर दूसरा पॉइंट क्या है कि कंपनी के व्यापारिक कार्यों पर नियंत्रण के लिए 1773 के एक्ट में किसका गठन किया गया था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, बीओडी। बीओडी का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे कंपनी में डायरेक्टर्स का बोर्ड होता है, ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी भी तो कंपनी है। तो इस कंपनी में व्यापारिक कार्यों पर नियंत्रण के लिए किसका गठन हुआ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। अब लेकिन उसके राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण के लिए किसी भी निकाय का गठन नहीं हुआ, तो वो कमी रही ना 1773 के एक्ट में। इस कमी को दुरुस्त किया गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कंपनी के राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, पीओसी। इसे क्या बोलेंगे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने व्यापारिक कार्यों पर नियंत्रण के लिए किसका गठन हुआ था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। लेकिन राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण के लिए उसमें कोई बात नहीं की गई। तो ये कमी रही 1773 के एक्ट में। इस कमी को दूर किया गया अगले अधिनियम में, जिसका नाम है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। क्या किया गया? कंपनी के राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण के लिए भी यहाँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हो गया। दूसरा पॉइंट, और आप सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और जितना आप लाइक और शेयर करेंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों के लिए और बेहतर हम लगातार ये कंटेंट जो है लगातार आपके लिए लाते रहें, और इसी तरह से आप पढ़ करके अपने ज्ञान में वृद्धि करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ये जरूर करें आप। तीसरा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने आपको एक बात बताई थी, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में कितने लोग थे? 4। लेकिन इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या को 4 से घटाकर कितना कर दिया? 3 कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, 4 से घटाकर कितनी कर दी गई ये संख्या? 3 कर दी गई। यानी कि 1773 के एक्ट में कार्यकारिणी परिषद में कितने सदस्य थे? 4। लेकिन यहाँ पर एक सदस्य की कमी कर दी गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में अब सदस्य कितने हो गए? 3 हो गए। और लास्ट में नंबर 4 बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात देखो, मैंने आपको बताया था इन अधिनियमों के द्वारा धीरे धीरे क्या होता है कि ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी पर बढ़ता जाएगा और कहीं ना कहीं कंपनी की स्थिति कमजोर की जाने की कोशिश करेगी ब्रिटिश संसद। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश संसद ये चाहती है कि हमारा नियंत्रण स्थापित हो और ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे कमजोर होती जाए। तो वो धीरे धीरे अलग अलग अधिनियमों के द्वारा कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करेंगे वो,
अलग अलग तरीके से उसे नियंत्रण स्थापित करके उसकी स्थिति को कमजोर किया जाएगा, ताकि भारत में धीरे धीरे संसदीय जो नियंत्रण है उसको बढ़ावा मिले और संसदीय नियंत्रण भारत में स्थापित हो। इसके तहत यहाँ एक बहुत बढ़िया काम हुआ। काम क्या था कि इस अधिनियम के द्वारा जो भारतीय क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो भारतीय क्षेत्र है उसको अब ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाएगा। कौन सा क्षेत्र? ब्रिटिश आधिपत्य का। अब ये क्षेत्र जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन न होकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट के आधिपत्य में है। प्यारे विद्यार्थियों, अब इस क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्षेत्र नहीं कहेंगे बल्कि ब्रिटिश सरकार के अधीन क्षेत्र कहेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, पीट्स इंडिया एक्ट, पीट्स कौन थे? तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री। नाम क्या था? पीट्स द यंगर। इनके नाम पर यह संसदीय एक्ट पारित हुआ था। नंबर दूसरी बात क्या हुआ, इसमें व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया, यानी कि कंपनी के राजनीतिक कार्यों को अलग डिफाइन कर दिया गया और कंपनी के व्यापारिक कार्यों को अलग डिफाइन कर दिया गया। नंबर दूसरी बात, राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में व्यापारिक कार्यों पर नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। लेकिन यहाँ पर चूंकि उस अधिनियम में राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण के लिए हमने कोई प्रावधान नहीं किया, तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी उन कमियों को पूरा करने का कार्य किया गया 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट में, जिसके तहत राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ। नंबर 30 पॉइंट क्या है? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4। अब इन सदस्यों की संख्या को 4 से घटाकर कितना कर दिया गया? 3 कर दिया गया, यानी कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या को कम कर दिया गया, 1 कम कर दिया गया, 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो इस अधिनियम में हुआ नंबर 4, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो भारतीय क्षेत्र है, अब उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारतीय क्षेत्र न कहकर उसको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाएगा। भाई ये क्षेत्र अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के आधिपत्य में है, न कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिपत्य में। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला अधिनियम पढ़ेंगे और जो है 1813 का चार्टर एक्ट। अठारह सौ 13 का चार्टर एक्ट। अठारह सौ 13 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट। देखो 1813 का जो चार्टर एक्ट है, प्यारे विद्यार्थियों एक चीज आप ध्यान रखें, चार्टर अधिनियम क्या होते हैं? ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश महारानी जिन अधिनियमों को जारी करती है उन्हें क्या कहते हैं? चार्टर एक्ट। उसे क्या कहेंगे? चार्टर एक्ट। यानी कि चार्टर नाम जहां भी आ जाए इसका मतलब ये एक्ट जो है ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश महारानी द्वारा जारी किया गया है। तो प्यारे बच्चों, ब्रिटिश महारानी द्वारा जितने भी एक्ट जारी हुए हैं उन एक्ट का नाम क्या है? चार्टर एक्ट। तो इसका मतलब 1813 का जो एक्ट है ये भी जाहिर सी बात है ब्रिटिश महारानी द्वारा जारी किया गया। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात देखो यहाँ पे, सबसे पहली बात यहाँ पर जो मेन बात है इस अधिनियम की वो क्या है? देखो ब्रिटेन में भी जिस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, ये मुख्य रूप से चाय का व्यापार करने के लिए आई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो ब्रिटेन में भी कंपनियां हैं, ब्रिटेन में वहां की अपनी लोकल कंपनियां हैं। तो ब्रिटिश के जो ब्रिटिश लोग हैं उनकी लगातार ये मांग थी कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को भी भारत में व्यापार करने की अनुमति क्यों, हमें भी भारत में व्यापार करने की अनुमति दी जाए, हमें भी भारत में व्यापार करने की अनुमति दी। भाई हम भी ब्रिटिश कंपनी है, हमें भी भारत में व्यापार करने की अनुमति दो। तो इसके लिए ब्रिटिश महारानी ने देखा भाई हाँ बात तो सही है कि भाई इन कंपनियों को भी भारत में व्यापार करने की छूट दी जाए। तो इसके लिए क्या किया, इस एक्ट के द्वारा अन्य ब्रिटिश कंपनियों को भी सीमित मात्रा में यानी कि कुछ प्रतिबंधों के साथ भारत में व्यापार करने की छूट दी गई।
कि भाई अन्य ब्रिटिश कंपनियां वो भी भारत में व्यापार कर सकती हैं, लेकिन 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 क्या है कि चीन का जो चीन के साथ व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी का और ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय के व्यापार का एकाधिकार वो बरकरार रखा जाएगा। भाई इसका मतलब क्या है कि भारत में चाय का व्यापार का एकाधिकार है ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में चाय का व्यापार कर सकती है। अन्य कोई ब्रिटिश कंपनी अगर ये कहे कि हमें चाय का व्यापार करना है तो वो कंपनी भारत में चाय का व्यापार नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? उसके लिए कारण मैंने आपको बता दिया कि इस मांग के द्वारा जो अन्य ब्रिटिश कंपनियां लगातार ये मांग कर रही थी कि हमें भी भारत में व्यापार करने का अवसर दिया जाए, तो इसके लिए ब्रिटिश महारानी ने एक पारित करके कहा भी ठीक है, आप लोग भी भारत में व्यापार कर सकते हो, लेकिन कुछ प्रतिबंधों के साथ आपको भारत में व्यापार करने की छूट दी जा सकती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय का एकाधिकार और चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार ये ईस्ट इंडिया कंपनी का बरकरार रखा जाएगा, अर्थात उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। तो क्या प्रावधान किया गया कि अन्य ब्रिटिश कंपनियों को कुछ प्रतिबंधों के साथ भारत में व्यापार करने की छूट, दी जाएगी। लेकिन उसमें क्या टर्म्स और कंडीशन है विद्यार्थियों कि इसमें दो चीजें अलग रखी जाएंगी कि चाय के व्यापार का एकाधिकार, एकाधिकार मतलब एक ही कंपनी को यह अधिकार है, और वो कौन सी कंपनी है? ईस्ट इंडिया कंपनी। और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार, ये दोनों एकाधिकार हैं, ये बरकरार रखे जाएंगे। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ये दो जो कार्य हैं उनमें ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बना रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। सॉरी। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, दूसरी बात क्या है, नंबर 2। आपको पता है कि 3 प्रेसिडेंसियां कानून बना रही हैं, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। अब 3 प्रेसिडेंसियां जो कानून बना रही हैं, इन कानूनों को लागू करने से पहले, अगर ये राजस्व संबंधी कोई कानून बनाती हैं तो इन कानूनों को लागू करने से पहले ब्रिटिश संसद की अनुमति लेना आवश्यक होगा। यानी कि अब कानून बनाने की जो इनकी शक्ति थी उसके ऊपर भी संसदीय नियंत्रण कहीं ना कहीं स्थापित कर दिया गया है। यानी कि पहले तो ये 3 प्रेसिडेंसी अपने कानून खुद बना सकती थी, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा इन प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने की क्षमता पर संसदीय नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। क्या कहा गया? अगर ये जो है प्रेसिडेंसियां कानून बनाती हैं, विधि बनाती हैं, तो इन विधि को लागू करने से पहले ब्रिटिश संसद की अनुमति लेना आवश्यक है। यानी कि इसको पहले संसदीय अनुमोदन करना आवश्यक है, यानी कि संसद का अनुमोदन हो जाएगा तभी ये विधि लागू की जा सकती है, अदरवाइज ये विधि लागू नहीं की जा सकती। अदर शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि तीनों प्रेसिडेंसियों की विधि निर्माण की शक्ति पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया है। इनको लागू करने से पहले हमें ब्रिटिश संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। तो यहाँ पर क्या कह देंगे हम कि तीनों जो प्रेसिडेंसियां हैं, अगर वो राजस्व संबंधी कोई भी विधि का निर्माण करती हैं तो उसे लागू करने से पहले ब्रिटिश संसद की अनुमति लेना आवश्यक हो गया। तीसरा पॉइंट क्या कहा उसने कि जो गवर्नर जनरल, गवर्नर और सैन्य जो भी सेनापति हैं, इन सब की नियुक्ति करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को होगा। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस किस की नियुक्ति कर सकती है? गवर्नर जनरल की भी नियुक्ति कर सकती है साहब, गवर्नर की भी नियुक्ति कर सकती है और ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापतियों की नियुक्ति भी कर सकती है। लेकिन इसके लिए ब्रिटिश क्राउन की अनुमति ली जानी आवश्यक होगी, ब्रिटिश महारानी की अनुमति ली जानी आवश्यक होगी। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या क्या कार्य किस किस की नियुक्ति कर सकती है? गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर सकती है।
दूसरा, गवर्नर की नियुक्ति कर सकती है, सेनापतियों की नियुक्ति कर सकती है, लेकिन इनकी नियुक्ति करने से पहले उसे किससे अनुमति लेनी पड़ेगी? ब्रिटिश क्राउन से, ब्रिटिश महारानी की अनुमति यहाँ पर आवश्यक होगी। इसके अलावा चौथा पॉइंट क्या हुआ? चौथा पॉइंट में क्या कहा गया है? चौथे पॉइंट में यह कहा गया है कि भाई भारत में प्रतिवर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपए का व्यय किया जाएगा। भारत में शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए या हम कहें शिक्षा का विस्तार करने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का व्यय करने का, खर्च करने का प्रावधान किया गया कि भाई भारतीयों की शिक्षा पर हम प्रतिवर्ष कितने रुपए खर्च करेंगे? 1 लाख रुपए हम प्रतिवर्ष खर्च करेंगे। नंबर 5वां, ईसाई मिशनरियों का काम क्या है? किसी जहां पर भी ईसाई लोगों का शासन है, जो उसके उपनिवेश हैं, वहां पर जाकर के ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो ईसाई मिशनरियों को छूट दी गई कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने कहां तक पढ़ा है? 1813 का चार्टर एक्ट तक पढ़ा है। इसको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। देखिए, उसका जो भी हम पढ़ते हैं उसका क्विक रिवीजन, टॉपिक खत्म होने के बाद में उसका क्विक रिवीजन करना बेहद आवश्यक है। क्विक रिवीजन जब करते हैं तो वो चीज़ हमें अच्छे से समझ में आ जाती है, हमारे दिमाग के अंदर चली जाती है, उस चीज़ से संबंधित कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है। तो अब देख लो, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। 1813 के चार्टर एक्ट में, ये चार्टर एक्ट है, इसका मतलब ये ब्रिटिश क्राउन द्वारा जारी किया गया है। ब्रिटिश क्राउन द्वारा जारी किए गए अधिनियम को हम क्या कहते हैं? चार्टर एक्ट कहते हैं। पहली बात क्या हुआ? इसमें अन्य ब्रिटिश कंपनियां, ब्रिटेन में जो कंपनियां हैं, उनको भी भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, कुछ प्रतिबंधों के साथ। लेकिन इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का भी पक्ष रखा गया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय का एकाधिकार और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार वो बरकरार रखा गया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में चाय का व्यापार कर सकती है और ईस्ट इंडिया कंपनी ही चीन के साथ व्यापार कर सकती है। अन्य जो ब्रिटिश कंपनियां हैं उनको ये अधिकार नहीं मिलेगा। इसके अलावा क्या हुआ? गवर्नर कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नर और सेनापतियों की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया, लेकिन इनकी नियुक्ति करने से पहले ब्रिटिश क्राउन की अनुमति लेना आवश्यक है। दूसरा काम क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के, अब देखो यहाँ पर एक चीज हमें और देखनी है, यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, 3 प्रेसिडेंसियां जो कानून बनाती हैं राजस्व संबंधी, उन कानूनों को लागू करने से पहले ब्रिटिश संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। यानी कि इनकी विधि निर्माण की, राजस्व संबंधी विधि निर्माण की शक्तियों पर भी ब्रिटिश संसद का अधिकार हो गया है। नंबर चौथी बात, भारत में प्रतिवर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया है कि भाई हम भारत में शिक्षा पर प्रतिवर्ष कितने रुपए व्यय करेंगे? 1 लाख रुपए हम व्यय करेंगे। और नंबर 5वीं बात, ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की छूट दी गई। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस यहीं तक। आगे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और लगातार आप क्लास में रेगुलर बने रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रेगुलर जो क्लासेस मेरी आपको मिल रही हैं वो लगातार आपको मिलती रहें। जय हिंद।